देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयां हमेशा बंदूकों से नहीं लड़ी जाती हैं। कभी कभी उन्हें अफवाहों, आधे अधूरे दावों और टीवी स्टूडियो की बयानबाजी से भी भड़काया जाता है। तो आज सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा गोल गोल घूम रहा है कि टकर कार्लसन ने अपने प्रोग्राम में कहा कि कतर और सऊदी अरब में अधिकारियों ने मोसाद एजेंटों को गिरफ्तार किया जो बम धमाकों की साजिश कर रहे थे और मकसद था सुन्नी देशों में धमाके कर ईरान को बदनाम करना और शिया सुन्नी नफरत को हवा देना। दावा सनसनीखेज है, लेकिन सवाल है कि क्या इसके पीछे कोई मकसद है। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। दोस्तों, मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जिस मकसद का यहाँ पर जिक्र हुआ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ठोस सत्यापित तथ्य कहीं ना कहीं मौजूद है। सबसे पहले परिप्रेक्ष्य समझिए दोस्तों। मध्य पूर्व की राजनीति में शिया सुन्नी तनाव कोई नया अध्याय नहीं है। 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान और सऊदी अरबिया क्षेत्रीय नेतृत्व की जो प्रतिस्पर्धा है उस प्रतिस्पर्धा में वो कहीं ना कहीं रहे हैं। एक तरफ शिया बहुल ईरान, दूसरी तरफ सुन्नी बहुल सऊदी अरब। दोनों अलग अलग वैचारिक और भू राजनीतिक खेमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यमन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देशों में ये जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रॉक्सी संघर्षों के रूप में दिखती रही है। ऐसे माहौल में बाहरी जो शक्तियां हैं, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल, अक्सर आरोपों के केंद्र में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। और अब बात करते हैं उस दावे की। जी हाँ, अगर कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में वाकई मोसाद एजेंटों की गिरफ्तारी होती तो ये एक बड़ा कूटनीतिक भूकंप होता। ऐसी घटना को न सिर्फ स्थानीय मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो है रॉयटर्स, एपी, बीबीसी तुरंत रिपोर्ट करती। और अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। खुद जिन देशों का नाम लिया जा रहा है, कतर और सऊदी अरब, उनकी सरकारों या मुख्यधारा मीडिया ने भी इस तरह की जो गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, इसका अगर हम मतलब देखें तो उसका मतलब सीधा सा अगर हम देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुफिया खेल नहीं होते हैं, बल्कि ये है कि असाधारण दावे के लिए असाधारण प्रमाण चाहिए। और अब ये भी समझना होगा कि मोसाद की जो गतिविधियां हैं वो लंबे समय से विवादों में रही हैं। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की लक्षित जो हत्याएं हैं, साइबर ऑपरेशन, इन सब के आरोप पहले भी लगते रहे। लेकिन खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर बम धमाके कराना, वो भी उन देशों में जिनसे हाल ही के सालों में इजराइल के रिश्ते सामान्य हुए हैं, नॉर्मलाइज्ड हुए हैं। रणनीतिक दृष्टि से ये जटिल मामला है। दोस्तों, 2020 के बाद अब्राहम समझौतों के तहत इजराइल और यूएई, बहरीन के संबंध जो है वो खुले तौर पर सुधरे, उनमें सुधार देखा गया है। सऊदी इजराइल वार्ता भी समय समय पर चर्चा में रही है। ऐसे में खुले टकराव का जो जोखिम है वो क्यों लिया जाएगा, ये प्रश्न विश्लेषण की मांग करता है। अब दूसरी तरफ ये भी कहीं ना कहीं सच है कि मध्य पूर्व में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो थ्योरी है वो नई नहीं है। इतिहास में कई बार आरोप लगे हैं कि किसी हमले को इस तरह अंजाम दिया गया कि दोष किसी और पर जाए, लेकिन थ्योरी और प्रमाण में फर्क होता है, अंतर होता है। सोशल मीडिया के दौर में किसी लोकप्रिय एंकर या पॉडकास्ट होस्ट का बयान तुरंत तथ्य बन जाता है, जबकि वो अक्सर राय, अनुमान या अपुष्ट सूत्रों पर आधारित होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक और जो परत है वो समझिए, सूचना युद्ध। अमेरिका, इजराइल, ईरान, सऊदी और रूस, यूक्रेन, हर संघर्ष में
हर संघर्ष में नैरेटिव की लड़ाई जो है वो चलती है। अगर ये धारणा बन जाए कि इजराइल सुन्नी देशों में खुद धमाके करवाकर ईरान को बदनाम कर रहा है, तो इससे क्षेत्रीय जो अविश्वास है वो और बढ़ेगा, उसमें इजाफा होगा। ठीक उसी तरह अगर ईरान पर हर हमले का दोष मढ़ दिया जाए तो भी ध्रुवीकरण गहराता है। तो सूचना की अपुष्ट लीक अक्सर कूटनीतिक रिश्तों को अस्थिर करने का जो औजार है वो बनती है। दोस्तों, अब हमें ये भी देखना चाहिए कि खाड़ी देश कतर, यूएई, ओमान, कुवैत अपनी सुरक्षा एजेंसियों के मामले में अत्यंत सतर्क रहते हैं। अगर किसी विदेशी एजेंसी के ऑपरेटिव पकड़े जाते हैं तो सामान्यतः या तो आधिकारिक बयान आता है या फिर राजनयिक स्तर पर सख्त विरोध दर्ज होता है। अभी तक कुछ सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए इस दावे को फिलहाल अपुष्ट ही कहा जा सकता है। शिया सुन्नी विभाजन की जो जड़ें हैं वो गहरी ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों में है। इसे केवल अमेरिका या इजराइल की साजिशें बताकर समझना आसान जरूर है, पर अगर पूरा सच हम देखें तो वो नहीं। बाहरी ताकतें अवसर जो जरूर तलाशती हैं, लेकिन क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करें, सत्ता संघर्ष और वैचारिक मतभेद भी उतने ही अहम कारक हो जाते हैं। दोस्तों, तो आज जब हर बयान वायरल होता है, ट्रेंड में आता है, तब सबसे बड़ा जो हथियार है वो हमारी आलोचनात्मक सोच है। सनसनी से परे जाकर प्रमाण देखना, स्रोत परखना और जटिल राजनीति को एक लाइन में, थ्योरी में समेटने से बचना, यही परिपक्व नागरिकता की पहचान है। मध्य पूर्व की आग पहले ही काफी भड़क चुकी है। हमें यह तय करना है दोस्तों कि हम तथ्यों से उसे समझेंगे या अफवाहों से और हवा देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना, लेकिन इस पर आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप लोगों से इस चर्चा में मैं यहीं विराम लूंगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की अपील करूंगी। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करने की भी आपसे गुजारिश है, क्योंकि आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम देश लाइव यूं ही करता रहे, इसलिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।